नीट पीजी में केवल 3 महीने बचे हैं, तो क्या इन 3 महीनों में कुछ ऐसा खेल खेला जा सकता है या आदमी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वो एक डिसेंट रैंक ले आए? मैं ये नहीं बोल रहा कि टॉप ही कर ले, बट अपनी रैंक को इतना इंप्रूव कर ले कि गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल जाए, भले प्राइवेट मिल रहा होगा पहले, तो अब उसको क्या मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो आप मेरे को बताइए डॉक्टर प्रतिभा, फर्स्ट मैं इंट्रोड्यूस ही कर देता हूं आपको, मेरा नाम है डॉक्टर आकाश जायसवाल, हमारे साथ है डॉक्टर प्रतिभा चौहान। तो उनसे अपन सवाल पूछते हैं। पहला सवाल जो हमेशा बच्चों को रहता है कि केवल और केवल 3 महीने बचे हैं आने वाली नीट पीजी की परीक्षा में, क्या अभी भी मेरी नीट पीजी में अच्छी रैंक आ सकती है क्या? Okay. Hi, Dr. Jaiswal. हेलो। And to all the NEET PG aspirants, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत ही क्लियर और कंसाइज आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे पास दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। एक जो शुरुआत से लगे हुए हैं तैयारी में और जिनको बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज कर चुके हैं, एक बार पूरा सिलेबस कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं और अब रिविजन्स पर जुड़े हुए हैं। उनके लिए एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि वो अपनी रिविजन साइकिल्स कंटिन्यू रखें। अगले 3 महीने में हमें सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे फोकस करना है, नथिंग एल्स, एंड दे आर to get wonderful results. अब बात करते हैं उन बच्चों की जो हो सकता है कि शुरुआत में इतने जोरों शोरों से नहीं लगे हैं तैयारी में और उनको अब ऐसा लग रहा है 3 महीने बचे हुए हैं, क्या हम इन 3 महीनों में कुछ कर सकते हैं? तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि आप जो भी सोर्स चूज किए हुए हैं, वॉट एवर सोर्स, मैं किसी भी सोर्स को यहां प्रमोट नहीं करूंगी, आप जो भी सोर्स आपने चूज किया हुआ है, आप उसके सब्जेक्ट से नोट्स पूरे प्रॉपर अपने रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। एक बार पहले पूरा सिलेबस पढ़ना आपके लिए जरूरी है, समझना आपके लिए जरूरी है। उस चीज को आप शुरुआत के 1 से 1.5 महीने में अगर कर लेते हैं, रिमेनिंग 1.5 मंथ्स आप अपनी रिवीजन और एमसीक्यू स्ट्रैटेजीज में डिवाइड करेंगे, जो हम अभी आगे आपको बताएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छे से एड्रेस कर लिया। जस्ट टू ऐड ऑन मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आपने जो बोला कि जो 3 महीने वाले बच्चे हैं जिन्होंने बहुत पहले अच्छे से ज्यादा अच्छे से शुरुआत नहीं करी, जो हेड स्टार्ट नहीं ले पाए, उसी को क्यूरेट करके हम क्लिनिकल गुरुजी की टीम ने भी सोचा है कि एक ऐसा कोर्स बनाए कि भाई अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ना है, एमसीक्यू देने की हिम्मत आ जाए, जीटी देने की हिम्मत आ जाए, तो उसके लिए हमने भी एक कोर्स बनाया था। बट ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां अपन ज्यादा उस बारे में बात करें। अगला सवाल जो बच्चों का रहता है वो ये कि मैंने पढ़ तो बहुत अच्छे से लिया है, मैंने अपना 70% ऑफ सिलेबस मेरे को अच्छे से जो करना था वो मैंने पढ़ लिया है, अब मेरे पास जो बचे हुए 3 महीने हैं, क्या उसमें मैं सिलेबस कंप्लीट करूं, मतलब कि वो बचा हुआ 30% कंप्लीट करूं, या वो 70% को इतने अच्छे से रिवाइज कर लूं कि उसको ज्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाऊं एग्जाम में? तो क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए? क्या सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है कि बार बार रिविजन करना जरूरी है? अब ये एक ऐसा डाउट है जो मेरे टाइम पे मुझे भी था और जो मेरे जूनियर्स को भी था और जो आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई गेस 99% लोगों का बिल्कुल सेम डाउट होगा। तो इसमें हमें बिल्कुल कंफ्यूजन रखनी ही नहीं है। इस वक्त पे कोई भी नया कंटेंट आपके माइंड के अंदर फीड करने से, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, 100% मैं ये बोल रही हूं, आपको कोई भी नया कंटेंट फीड किया हुआ एग्जाम में याद नहीं आएगा। इस वक्त पे जितना भी सिलेबस आपने किया है, हाँ, उस 30% में जो बचे हुए हैं उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक ना बचा हो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर ऐसा है तो उसमें से आप उस टॉपिक को फिनिश करो एंड रिमेनिंग 70% को आप बार बार रिवाइज करेंगे। रिवाइजिंग one resource multiple times is going to produce more result rather than revising multiple resources single time। और एग्जाम में वही कंटेंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद आ सके। पढ़ा आपने, हो सकता है पूरे नोट्स हो, लेकिन अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आया, देयर इज नो लॉजिक ऑफ रीडिंग दैट। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ जितना कर लिया उतना ही 3 महीने में रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपनी गलतियों पर काम करेंगे एंड देन यू विल सी इम्प्रोवाइजेशन। तो बार बार रिवाइज का जो स्ट्रेटेजी रहता है, मेरे समय भी मेरे को बताया जाता था और प्रैक्टिकली खुद मैंने भी देखा कि एक विजुअल मेमोरी नाम की चीज होती है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो आपको लिखा रहता है कि यार पेज के कोने में कहीं तो वो लिखा था जो मेरे को स्टक कर जाए। तो वो आपको पता रखना है कि बार बार एक चीज को रिवाइज करो, रिवाइज, रिटेन और रिप्रोड्यूस, RRR, यही आपको याद रखना है। चलो, अगला सवाल आता है कि केवल 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में इतना पैनिक क्रिएट हो गया है अब, तो इन 3 महीनों में बिगेस्ट मिस्टेक आपने आपके समय क्या फेस करी थी और यूजुअली आज बच्चे क्या फेस करते हैं, अगर उसके बारे में कुछ एड्रेस करना चाहें आप तो?
फर्स्ट मिस्टेक जो हमने अभी सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया कि हम जितना हमने कंटेंट पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करें या फिर कुछ और नया ऐड करें। इस वक्त पे आपको दुनिया भर की वीडियोस दिखेंगे यूट्यूब पर जहां पर एवरीबडी विल टीच कि हम इस टॉपिक को कंसाइज कर रहे हैं या फिर हम इसको कोई नया आपको कंटेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप उन चीजों को नहीं फॉलो करें। आपने जितना भी जिस भी रिसोर्स से अपने नोट्स बनाए हैं, प्रिंटेड नोट्स करे हैं, आप उन्हीं को रिवाइज करेंगे। दैट इज समथिंग जो आपकी मिस्टेक नंबर 1 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मेरी थी, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं इज सॉल्विंग द एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसको हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको अपने फाइनल रिजल्ट्स में नजर आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक, इस वक्त पे टाइम को स्ट्रैटेजाइज करना है ना। पूरा दिन हमें सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पढ़नी है या सर्जरी पढ़नी है या एफिशिएंसी के हिसाब से हमें अपने आवर्स को डिवाइड करना है ताकि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आई गेस इसी लूप में घूमते घूमते आपके 3 महीने निकल जाते हैं एंड यू विल हैव द एग्जाम इन फ्रंट ऑफ यू। तो 3 गलतियां आप ना करें, क्योंकि दीज आर द 3 कॉमन मिस्टेक्स जो आई गेस lot of NEET PG aspirants करते हैं and they are going to land up in problem then। बस एक मेरा पर्सनल व्यू जो है थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है इससे एक डाउट से। यूजुअली वो वाले तो बात से मैं भी कन्विंस्ड हूं और मेरे को भी लगता है कि भैया आपको 70% पढ़ा है तो 70% ही पढ़ना चाहिए और बार बार रिवाइज करना चाहिए। बट मैंने अपने समय एक चीज करी थी, जब मैं अपने समय जीटीज दिया करता था तब उस समय मेरे नंबर 500 के करीब आया करते थे। तो मेरे को समझ में तो आ गया कि भैया 500 में ज्यादा कुछ फायदा तो हो नहीं पाएगा, तो मेरे को करना वही 70% था। पर वो 70% अब मैं पुराने वाली चीजों से ज्यादा के जब पढ़ता था थोड़ा सा फटीग लगता था कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो मैं बीच बीच में ऐसा ट्राई कर लेता था कि और कंसाइज चीजें मेरे को वही वाली, ऑफ कोर्स रहना तो वही है कि बीसीजी स्कार का रिएक्टिवेशन कावासाकी में आना है, स्ट्रॉबेरी टंग कावासाकी में आना है। पर अगर मैं ये कहीं और से अच्छा विजुअल अगर ले भी लेता हूं इसका और अल्टीमेटली फिर जाके अपने प्राइमरी सोर्स पे चले जाऊं तब भी कोई नुकसान नहीं है। इट इज माय पर्सनल व्यू जो मेरे लिए काम करा। अब अपन मेजरली शिफ्ट करते हैं कि अपन ने जो वीडियो चालू किया था तब बोला था कि भैया 90 डेज में हो सकता है क्या, तो आप मैम बता पाएंगे क्या कि 90 डेज को कैसे प्लान करा जाए मंथ टू मंथ वाइज, जिसमें अब ये वाले मंथ ये कर लो, फिर अगले वाले मंथ ये कर लो, फिर लास्ट मंथ में ये करो, तो फिर उस हिसाब से प्लान कैसे बनाया जाए। ओके तो आई गेस हमारे पास 3 महीने बचे हैं, मई जून जुलाई अगस्त में हमारे पास एग्जाम है। और मैं ये मान रही हूं कि हमने अगर रिविजन्स भी नहीं तो एटलीस्ट अपने सिलेबस को एक बार पढ़ लिया है, एक बार हमारे कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं। अब एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक बार सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो आपको याद भी नहीं आएगा। 50% तो आप भूल चुके होंगे अभी, है ना। What is going to make a change is अब आप रिविजन किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करते हैं। अब एक होते हैं स्लो लर्नर्स, एक होते हैं फास्ट लर्नर्स, है ना। दोनों की अपनी अपनी स्पीड होती है। बट अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं, इन 3 महीनों के अंदर तुम्हारी मिनिमम 3 रिविजन्स होनी ही होनी चाहिए। मतलब बिफोर द एग्जाम 3 रिविजन्स तो मैं मिनिमम बोल रही हूं। अगर उसके बाद किसी के पास टाइम है तो वेल एंड गुड, आप जितनी रिविजन्स करके जाओ उतना बेटर है आपके लिए। पर इन 3 रिविजन्स के लिए शुरुआत में आप 1.5 मंथ्स, क्योंकि फर्स्ट रिविजन विल टेक टाइम, उसके बाद सेकेंड रिवीजन में आप अप्रोक्सीमेटली 40 डेज रख सकते हैं। एंड द थर्ड रिवीजन विच यू कैन कीप इज 10 to 15 डेज, जहां पे आपको सिर्फ हर सब्जेक्ट का क्रक्स रिवाइज करना है, इससे ऊपर रिवाइज नहीं करना। लास्ट के 2-3 दिन आई विल ऑलवेज एडवाइस आप फ्री रखें, बिकॉज वो आपके स्ट्रेस में जाते हैं। वो आपको क्या करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इस 3 महीने के अंदर आपको अपनी 3 रिविजन्स प्लान करनी है, जिसमें आपको सिर्फ 2 ही चीज पे काम करना है, अपने बनाए हुए नोट्स या फिर अगर आपकी फोटोकॉपीड नोट्स हैं, दूसरा आपके एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स पे आपको काम करना है। दीज आर द ओनली 2 थिंग्स जिस पे आपको फंक्शन करना है। मैं फिर एम्फेसाइज कर रही हूं, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया सिर्फ उसको आपको रिवाइज करना है। एंड 3 रिविजन्स आर द मिनिमम नंबर ऑफ रिविजन्स व्हिच यू शुड हैव। कमेंट बॉक्स में ये हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सीरीज वाइज इस स्ट्रेटेजी को निकालें अपन। अभी आपकी एग्जाम में 3 महीने हैं तो आपको कुछ कुछ दिनों में ये स्ट्रेटेजी आती रहेंगी। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस छोड़ दीजिएगा जो हम अगले पार्ट में भले कवर कर लेंगे। और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में मेरे को एक और चीज चाहिए होगी, मैम के व्यूज थोड़े से अलग होंगे, मेरे व्यूज थोड़े से अलग होंगे, आपके और व्यूज हम दोनों से कभी मैच कर रहे हैं क्या तो वो लिख देना, हम दोनों में से किसके साथ मैच कर रहे हैं वो बता देना, और कुछ व्यू और है आपका जिससे शायद लोगों को फायदा हो जाए तो वो भी लिख देना। चलिए, मैम ने जैसे बताया कि 3 मंथ में कैसे मैम अपने आप को प्लान करना है,
अगला सवाल मेरा रहेगा, जैसे ही आप बताते हैं लोगों को कि भैया आपको मंथली स्ट्रेटेजी बता दी हमने, ये तो 12वीं कक्षा जैसा आपको शेड्यूल दे दिया कि आज फिजिक्स पढ़ना है, आज केमिस्ट्री करना है, आज बायोकेमिस्ट्री करना है, तो फिर बच्चा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप तो मैडम आप ही बता दो, आप ही सर्वे सर्वा हो कि अब हमको करना क्या है, नोट्स पढ़ना है कि वीडियोस देखना है, कि वीडियोस अभी रिवीजन वीडियोस देखना है, कि क्वेश्चन बैंक करना है, कि कस्टम मॉड्यूल करना है, कि ग्रैंड टेस्ट देना है। तो इन 3 महीनों में करना क्या है? अब इसमें दिस इज द वेरी क्लियर पिक्चर, और ये मैं एग्जैक्टली वैसा ही बता रही हूँ जैसा मैंने फॉलो किया है, इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ कि अगर आप फॉलो करते हैं या इसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं तो आई एम श्योर कि यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन दैट। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं सेम चीज बोल रही हूं, आपने जितने भी अपने नोट्स अभी तक बनाए हैं आपको वही रिवाइज करने हैं। प्लीज डू नॉट स्विच ऑन टू एनी न्यू नोट्स। नंबर 1, आपको उन्हीं नोट्स को गुजरते करते पूरे दिन में आपको 10 बार रिवाइज करने हैं। एक सब्जेक्ट को जितनी बार आपको लगता है आपको उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। नंबर 2, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब एमसीक्यू सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप कस्टम मॉड्यूल्स बना लें या फिर आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाएं और सॉल्व करना चालू कर दें, या फिर आप उन एमसीक्यूज को ग्रैंड टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर मुझे कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, जो कि आइडियली अब एग्जाम करीब आ रहा है, आपको रोज कम से कम एक कस्टम मॉड्यूल का सेट सॉल्व करना है। क्वेश्चंस कैन बी एनी, तुम्हें रोज 20 सॉल्व करने हैं, 25 सॉल्व करने हैं, 30 सॉल्व करने हैं, तुम्हारा जितना कैपेसिटी है तुम उतना सॉल्व करो, बट सुबह सॉल्व करो, रात में सॉल्व करो, एक कस्टम मॉड्यूल आप रोज सॉल्व करेंगे। इसके साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की अब आप लिस्ट बनाना, आई होप हो भी गई होगी, अगर नहीं भी हुई है तो भी आप एक रिलायबल रिसोर्स से, जहां पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशंस आपको दिए हुए हैं, आप उनको वहां से करना चालू कर दो। सब्जेक्ट वाइज आज आपने डर्मा किया, 2 दिन आपने डर्मा को दिए, 2 दिन आपने साइकेट्रिक को दिए, 2 दिन आपने पैथो को दिए, 3 दिन आपने पैथो को दिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एवरी सब्जेक्ट हैज। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए मेरे, एमसीक्यूज मैंने सॉल्व कर लिए इन द फॉर्म ऑफ कस्टम मॉड्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अब यहां तुम्हें अपनी गलतियां मालूम पड़ना चालू हो जाएंगी, है ना। तुम्हें नोट्स में कुछ याद नहीं आएगा, वो तुम जाके एमसीक्यू में गलत करने वाले हो। तुम्हें नोट्स से कुछ याद नहीं आएगा, वो तुम जाके अपने कस्टम मॉड्यूल में गलत करने वाले हो। जो तुम पार्ट वहां गलत कर रहे हो उसको नोट डाउन करना चालू कर दो, एंड देन यू नाउ स्टार्ट रिवाइजिंग योर मिस्टेक्स। इसको हम बोलते हैं रॉन्ग डायरी, है ना। ये आप एक अलग से अपनी एक बुकलेट बना लेंगे, जो लास्ट में एग्जाम से पहले तुम्हारे पास कम से कम 100-150 टॉपिक होंगे कि ये हमने एग्जाम के वक्त पे, प्रिपरेशन के वक्त पे गलत किए हैं, एंड ये मुझे अब परसिस्टेंटली रिवाइज करने हैं। इन गलतियों को और सुधारने के लिए और इंप्रोवाइज करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रैंड टेस्ट, जिसका इंपॉर्टेंस इज एक्सट्रीमली मेजर, जिसका हम आपको बताएंगे कि ग्रैंड टेस्ट कैसे करना है, कितना देना है, कब कब देना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में देना है। दैट इज गोइंग टू अगेन प्ले अ वेरी मेजर रोल। 2 चीजें मैम ने, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बात कर दी, तो रिलायबल सोर्सेज की मैम ने बात करी, तो नीचे मैं भी आपको लिंक दे दे रहा हूं, आपको वहां से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चीजें मिल जाएंगी, जिससे आपके पास एटलीस्ट लिस्ट हो, कि आपके पास तरीका हो, आपके पास एक वे हो कि हाँ इस रास्ते में चला जा सकता है। दूसरी चीज कस्टम मॉड्यूल, मैं भी बहुत एम्फेसाइज करूंगा कि कस्टम मॉड्यूल करना है। कस्टम मॉड्यूल करने के साथ साथ ऐसा नहीं कि बस एमसीक्यू करने बोल दिया है मैम ने तो एमसीक्यू कर लिया। एमसीक्यू करने बैठे हो तो उसको दिमाग से करो कि आप उसको एक्चुअल एग्जाम में कैसे सॉल्व करने वाले हो, क्वेश्चन वैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 30 क्वेश्चंस का आपने कस्टम मॉड्यूल बनाया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का तो उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखना, इवन इन कस्टम मॉड्यूल। जब जीटी की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स उसमें समझाएंगे कि किस समय क्या करना है, पर कस्टम मॉड्यूल में भी व्हाट आई विल से कि उसमें भी आपको जो क्वेश्चन आया है, आपने जो गलत किया है, एक बार और कस्टम मॉड्यूल बनाओ, उसमें फिर एक बार गलत कर सकते हो, पर तीसरी बार अगर वही क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो भैया आप तो गुनाह कर रहे हो। आपको वो गलती बार बार दोबारा नहीं करना है। एक बार गलती कर दी, 2 बार गलती कर दी, तीसरी बार में आपको समझ में आना है कि गलती कर क्या रहा हूं मैं, क्या मैं क्वेश्चन को रट रहा हूं, क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या मेरे को उसकी चीज समझ नहीं आई। और साथ साथ में एक और चीज, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से है, अगली बार अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो ये टारगेट अपने दिमाग में रखना कि वो टॉपिक वाला क्वेश्चन भी सही करना है। वही क्वेश्चन रिपीट नहीं होते कभी भी। इट इज एवरीथिंग इज अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एवरीथिंग इज अबाउट प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। तो पीवाईटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो इंपॉर्टेंस है उसको हम धीरे धीरे आगे आपके लिए डिकोड करेंगे। पर याद रखना, कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करते टाइम पर भी एक्सप्लेनेशन देखना है और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टैग करते रहना, सो दैट आपके वो वाले टॉपिक्स भी रिवाइज होते रहे। अब मैम ने एमसीक्यू के बारे में इतना बताया, तो लोगों का अगला
मेरा सवाल रहता है कि ये कस्टम मॉड्यूल जो हमने 20 क्वेश्चन का बनाया, 25 क्वेश्चन का बनाया, 100 क्वेश्चन का बनाया, पर ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मेरे को दिन में कितना समय देना चाहिए? मैंने लोगों को देखा है कि लोग जब फ्री टाइम रहता है तब एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, लोग स्ट्रेस बस्टिंग के लिए एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ जाते हैं, लोग फटीग रहते तो एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ जाते हैं। मेरी अप्रोच हमेशा उल्टी रहती है कि जब आप बहुत दिमाग से स्थिर हैं, आप ऐसी पोजीशन में, आपको किसी ने सुबह सुबह प्रेयर चल रही अटेंशन बोल दिया है, ऐसी पोजीशन में है, तब एमसीक्यू दोगे, तब शायद कुछ अच्छा निकल पाएगा उससे। मैम की क्या अप्रोच रहेगी? मेरा सवाल मैम से ये है कि कितना टाइम एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए देना है दिन में? ओके, इस केस में हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हम एमसीक्यू सॉल्व किस लिए कर रहे हैं। कंटेंट याद करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ा है उसको टेस्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं लास्ट डे पे, जब मेरे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रेजेंट हो रहा है, उस वक्त पे मेरा दिमाग किस तरीके से फंक्शन करेगा, मैं अपने दिमाग को उस चीज के लिए 6 महीना पहले से प्राइम करना स्टार्ट कर रही हूं, है ना, ताकि मेरा दिमाग उस वक्त पे घबराए ना, मैं पैनिक ना करूं कि ये मेरे सामने क्या क्वेश्चन आ गया। अगर हम आज का नीट पीजी का पैटर्न देखें, इट इज कंप्लीटली क्लिनिकल। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट, बट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर क्लिनिकल क्वेश्चंस। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, लास्ट लाइन में देखना है क्या पूछ रहे हैं, डायग्नोसिस पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पूछ रहे हैं, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछ रहे हैं कि ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, ऑप्शंस अकॉर्डिंगली हो सकते हैं। तो ये एमसीक्यू सॉल्व करने का पर्पस मेरा 1 अपने आप को प्राइम करने का है, दूसरा मल्टीपल ऑप्शन में से मुझे बेस्ट चूज करना आए इस चीज के लिए करने का है, एंड तीसरा ऑब्वियस ही बात है मेरी गलतियां क्या हैं उस पे टारगेट करने का है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम तो मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आधा घंटा देना है कि 1 घंटा देना है, पर मैं ये बिल्कुल बोलूंगी कि रोज मुझे एक कस्टम मॉड्यूल मिनिमम 25 to 30 क्वेश्चंस का, जिसमें आप इंपॉर्टेंट जो फिल्टर्स होते हैं, नीट पीजी क्वेश्चंस, INI-CT क्वेश्चंस, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, इनके आप टैग्स लगा के इनको सॉल्व करें। क्वेश्चन बैंक में बहुत रैंडम क्वेश्चंस भी होते हैं, हमें सब कुछ नहीं सॉल्व करना, इस वक्त पे सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप रोज कम से कम 25 से 30 कस्टम मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, उनकी एक्सप्लेनेशंस प्रॉपर्ली पढ़ें, और उसमें से मैंने क्या गलत किया, 30 में से अगर मैंने 5 भी गलत किए तो ये 5 मेरे अगले कस्टम मॉड्यूल में गलत नहीं होने चाहिए। ये है मेरा टारगेट नंबर 1। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट, जब आप कस्टम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, ये आपने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, दूसरा मैं आपको रोज बोलूंगी कि कम से कम 1 या 2 मॉड्यूल्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम किसी भी प्लेटफॉर्म को ले लो, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस होते हैं, वेरी भी हो सकते हैं। अगर मैं रोज 15-20 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूं एंड 30 में एमसीक्यूज आपके सॉल्व कर रही हूं कस्टम मॉड्यूल से, अगर मैंने रोज 50 क्वेश्चंस विद कॉन्शियस, विद फुल कॉन्सेंट्रेशन सॉल्व किए हैं, अपनी गलतियां इवैल्यूएट करी हैं, इट इज मच मोर देन दैट। हाँ, अगर किसी का रिवीजन अच्छा चल रहा है, कोई ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज बेयर मिनिमम। मतलब ये तो हमें इस वक्त पे रोज अपने आप को करना है कि ताकि नींद में भी कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे ना, कि ये बेसिक वाली जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो आप आंसर कर सको। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बार बार करने का लॉजिक ही ये है कि एग्जाम में 50% पेपर इज नॉट डायरेक्ट रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, बट क्वेश्चन फ्रॉम द रिपीटेड टॉपिक्स which we have in the previous year's papers। तो आपको रोज कम से कम, और ये करने में मुझे ऐसा लगता है 1 घंटा आपके दिन का आराम से निकल जाएगा। आधा घंटा कस्टम मॉड्यूल में, आधा घंटा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, हो सकता है 15-20 मिनट ऊपर मेरी गलतियों को इवैल्यूएट करने में, लिस्ट बनाने में। सो 1 से 1.5 घंटा अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चल रही हूं कि ये आपका होना चाहिए। टाइम पे कम, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे कि मुझे रोज इतना टारगेट करना है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जस्ट फॉर कस्टम मॉड्यूल। लोगों का सवाल रहता है, मेरे से भी लोग जब कांटेक्ट करते हैं तो पूछते हैं कि सर कस्टम मॉड्यूल तो करना चालू किया, पर कस्टम मॉड्यूल में क्या होता है ना, कस्टम मॉड्यूल आप किसी भी प्लेटफॉर्म से करना, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाओगे, 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपने कभी ना नोट्स में पढ़े हैं ना आपने कभी रिवाइज किया है, तो उससे बच्चों को बहुत डिमोटिवेशन फील होता है मैम। तो बस मेरा सवाल आपसे ये है कि वो डिमोटिवेशन से कैसे बचा जाए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एग्जाम में ही 5 सवाल तो ऐसे आने वाले हैं जो आपने ना कभी देखे हैं ना कभी सुने हैं। तो ऐसा ही कस्टम मॉड्यूल में भी होता है, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है और नया रास्ता नहीं अपना लेना है, जो कर रहे हो वही करते रहना है। मैम का क्या ओपिनियन है इस पे, वो भी जान लेते हैं। अब डिमोटिवेशन तो इस जर्नी में मुझे ऐसा लगता है एवरी डे,
हर दिन आपको किसी ना किसी फॉर्म में फील होगी। एक सवाल तो आप रोज खुद से पूछते ही हो कि क्या ये एग्जाम में क्रैक कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्या रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम कैसे आने वाला है। बट नो वन ऑफ अस इज अवेयर ऑफ द फ्यूचर, है ना। तो अभी अगर हम प्रेजेंट पे काम करते हैं और प्रेजेंट पे सिर्फ इतना फोकस करते हैं कि जितना मैंने नोट से पढ़ा है उतना मेरा गलत नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नया मेरे सामने आ रहा है तो मैं बिल्कुल उसे पढ़ूंगी, आई विल ट्राई टू इम्बाइब। हो सकता है वो मुझे याद ना रहे, पर कुछ नया मेरे सामने आया है तो मैं उसे इग्नोर नहीं करने वाली। वो मेरे सामने आया है, आई विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। बट अगर मुझे मालूम है कि मैंने कावासाकी डिजीज 3 बार पढ़ लिया और वो एमसीक्यू मेरे सामने आया और वो भी मैंने गलत कर दिया, तो दैट इज समथिंग जहां पे हमें काम करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं एम्फेसाइज कर रही हूं कि आप अपनी गलतियों को लिस्ट डाउन करेंगे। तो अगर 30 कस्टम मॉड्यूल में से तुमने 25 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और 5 क्वेश्चंस में से तुम्हें 3 के बारे में जानकारी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन 3 टॉपिक्स की एक अलग लिस्ट बना लो एंड यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड लुक फॉर द एक्सप्लेनेशंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 नए टॉपिक आए तो अब आप कोई रिसोर्स ढूंढ रहे हैं जहां से आप उन 3 को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उन 3 को ना करने के बजाय मैं वो 25 जो सही किए हैं उनको अच्छे से अगर कर लेती हूं तो आप 75 क्वेश्चंस एग्जाम के सही करोगे। वो 3 क्वेश्चंस में से हो सकता है एक क्वेश्चन आए, पर उन 25 क्वेश्चंस में से 100% 10 क्वेश्चन तुम्हारे आने ही आने वाले हैं। तो कोई भी नया रिसोर्स चूज नहीं करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर आकाश ने बात की डीमोटिवेशन की, तो डीमोटिवेशन हमें क्यों हो रहा है कि हमारे क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं और उसके ऊपर हम एड ऑन क्या कर देते हैं, मेरे फ्रेंड के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में हो सकता है कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हूं, नहीं कर रहा हूं। आएंगे इस वक्त पे तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तुमने पिछले हफ्ते जो जीटी दिया या कल तुमने जो कस्टम मॉड्यूल किया और आज तुमने ही जो कस्टम मॉड्यूल किया, तुम्हें वही कंपेयर करना है। कल अगर 30 क्वेश्चंस में से 22 सही हुए थे, आज कम से कम 25 सही होने चाहिए। 3 क्वेश्चंस का गेन हो रहा है ना, तो डिमोटिवेशन तो होना ही नहीं चाहिए। दैट इज हाउ यू विल कीप ऑन अपलिफ्टिंग योरसेल्फ। खुद से ही कंपैरिजन करना है, किसी और से आप कंपेयर करेंगे तो सबकी रिविजन्स, सबकी स्पीड, सबकी एफिशिएंसी, सबका कंटेंट इज नॉट सेम। और ये गलती हम इस वक्त पे बहुत कॉमनली करते हैं कि वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर कलीग्स, फ्रॉम आवर कोमेट्स, एंड उस वजह से हमें गलती करते हैं कि वी लूज आवर मोमेंटम। ये नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। तो सिर्फ अपने सही टॉपिक्स पे फोकस करना है। कुछ नया आ रहा है, बिल्कुल पढ़ो, आंखें बंद नहीं करनी है, पढ़ लो, हो सकता है उसमें से कुछ निकल के आ जाए, लेकिन जितना पढ़ लिया उसको 10 बार रिवाइज करना है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज व्हिच आई वुड वांट टू गिव। इसमें एक और चीज बस मैं ऐड कर देता हूँ कि मान लीजिए कस्टम मॉड्यूल कर रहे हो, 25 तुमको आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहे हैं। वो 5 चलो तुमने एक जगह लिख लिया, अब तुमको नहीं समय मिल रहा है उसको पढ़ने का। अब तुम्हारे पास 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में तुम रोज अगर एक एक कस्टम मॉड्यूल बना रहे हो तो 90 कस्टम मॉड्यूल तो बनेंगी। अब 90 कस्टम मॉड्यूल्स में से ये वाला जो 3 क्वेश्चन आ जाए हैं, अगर ये वापस कहीं रिपीट हो रहा है, तब तुमको समझ में आना चाहिए कि तुम्हारी दिमाग की बत्ती उस समय जल भी रही है कि नहीं जल रही है। ये वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए होते हैं कि अगर कस्टम मॉड्यूल में भी बार बार रिपीट हो गया तो फिर क्या ही गलती है एक बार पढ़ने में। एक बार उसमें से कम उसका एक्सप्लेनेशन देख लो नीचे से और उसको सॉल्व कर लो। अब इतना एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करा है, तो अब एमसीक्यू के बादशाह मतलब जीटी की बात कर लेते हैं, या मैडम ऐसा करते हैं ये वीडियो को अपन यहीं रोकते हैं, जीटी की बात अगले वीडियो में करेंगे। कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा आपसे कि आप लिख दें कि आपको जब हम जीटीस की बात करें और अगले सेक्शन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर टॉपिक की भी अच्छे से बात करेंगे, तो उसमें आप कौन सी चीज कवर करवाना चाहते हैं वो आप लिख दें। और आज का जो टेक होम पॉइंट था मैं दे देता हूं कि 90 दिन बचे हैं, 90 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अपने एग्जाम क्रैक कर सकते हो, एक अच्छी रैंक ला सकते हो, अपनी ड्रीम ब्रांच उठा सकते हो, ड्रीम कॉलेज भी ले सकते हो। आपके पास सब कुछ चीजें हैं, केवल और केवल आपके हाथ में है, आप सब कुछ कर सकते हो। इंपॉर्टेंटली मैंने बताया कस्टम मॉड्यूल करना ही करना है, जो पढ़ा है उसको ही बार बार पढ़ते रहना है, नई जगह नहीं दौड़ते रहना है, और इंपॉर्टेंटली रिवाइज 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 और रिवीजन करते रहना है। थैंक यू।